हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एसएससी जेई का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का हमने एक यूनिट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अब तक उस यूनिट को कवर नहीं किया है तो पहले आप उसको कवर कीजिएगा। वहाँ पे हमने बात की थी आपकी मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशंस की। आज हम बात करेंगे आपके सेकेंड यूनिट की, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपका कनेक्शंस। जब भी हम बात करते हैं आपके कनेक्शंस की, तो कनेक्शंस के अंदर हम एज ए रिविट कनेक्शन, एज ए बोल्टेड कनेक्शन, एज ए वेल्डेड कनेक्शन और एज ए इसेंट्रिक कनेक्शंस यहाँ पे कवर करते हैं। डियर क्लियर है? अगर मैं एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपके फ्रेम किए गए हैं वो आपके कनेक्शन के टॉपिक से ही कवर किए गए हैं। अगर मैं बात करता हूं उसके बाद, तो उसके बाद आपका एज ए टेंशन कंप्रेशन मेंबर से और आपके मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज जो हम बात करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपके कनेक्शंस की। हर एक क्वेश्चंस को हम उसी तरह से कवर करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस में कवर किया है। यहाँ पे जो कनेक्शंस के टोटल पार्ट्स जो आपके पास बनेंगे वो 4 से 5 पार्ट्स में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हर पार्ट्स के अंदर हम 18 to 19 क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, बिल्कुल उसी वे में जैसे कि हम प्रीवियस से करते आ रहे हैं। अपने एक क्वेश्चंस को उसके टॉपिक के साथ लिंक करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। कब पूछा गया था सर? एसएससी जेई 2004 के अंदर पूछा गया था। और ये मैं आपको बता देता हूं कि अब जो एसएससी जेई का पैटर्न है उसको चेंज कर दिया गया है। अब आपके दोनों ही जो पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे वो आपके सीबीटी बेस्ड होने वाले हैं, यानी कि आपको मेंस एग्जाम नहीं देना होगा। जब आपको मेंस एग्जाम नहीं देना होगा तो कहीं ना कहीं जो सीबीटी 2 होने वाला है वहां पर आपके कैलकुलेटर्स अलाउड है। जब कैलकुलेटर अलाउड है तो कहीं ना कहीं वहां पे जो मोस्टली आपके पास 60% जो पूछा जाएगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हो सकता है 40-60 भी रह सकता है, 50-50 भी रह सकता है, डिपेंड करता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आपका पैटर्न चेंज हुआ है तो ये तो तभी पता लगेगा कि जब आपका पेपर आपके सामने आएगा। बट मेरा मानना यह है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन भी साथ साथ कवर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको काफी हेल्प होने वाला है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ टैग रिवेटिंग इज, कि आपके पास जो मैक्सिमम स्पेसिंग होता है टैग रिवेटिंग का वो कितना होता है। आप बोलो मैक्सिमम स्पेसिंग भी बोल सकते हैं और आप इसको पिच भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिएगा आपके पास ये क्या है सर, मेरे पास एक मेन स्टील प्लेट है। ठीक है, इस मेन स्टील प्लेट के साथ मैंने क्या किया है, दो एंगल सेक्शन बैक टू बैक कनेक्ट करता हूं। तो यहाँ पे बैक टू बैक मैंने कुछ इस तरह से कनेक्ट किए, इस तरह से कनेक्ट किए। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे ये एंगल सेक्शन और प्लेट है तो इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्शंस के लिए या तो मैं इसको रिविट कनेक्शंस दूंगा या मैं इसको क्या दूंगा सर, आपके पास एज ए बोल्ट कनेक्शन दूंगा। आज हम बात कर लेते हैं आपके किसकी सर, रिविट कनेक्शंस की। तो ये हमने क्या कर दिया इसको सर, रिविट कनेक्शन मतलब एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर दिया है। बट यहाँ पे जो आपका ये एंगल सेक्शन है जो बैक टू बैक है, इसको भी अगर हम एज ए सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं इन दोनों ही एंगल सेक्शन की, तो इन दोनों ही एंगल सेक्शन का मुझे क्या करना है, एक ही यूनिट के अंदर इसको कवर करना है। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा इसको सर, किसी एक स्ट्रक्चरल मेंबर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जब मैं इसी एक और स्ट्रक्चरल मेंबर के साथ कनेक्ट करूंगा तो इसको क्या बोला जाएगा आपका, तो इसको बोला जाएगा आपका टैग रिवेटिंग बोला जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा आपका, टैग रिवेटिंग। तो इसको अगर मैं लिखता हूं, ये तो हो गया आपके पास रिविट भी हो सकते हैं सर, और ये सर आपके पास बोल्ट भी हो सकते हैं। बट अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये क्या है सर आपके पास, ये है टैगिंग रिवेटिंग या टैग रिवेटिंग भी बोल सकते हैं आप। टैग रिविट बोलो या टैग रिवेटिंग बोल दो। ठीक है, अब सबसे पहला जो फंक्शन यहाँ पे उठता है कि सर हम टैग रिवेटिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं, कि जब दो मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करना हो, जैसे ये दो एंगल सेक्शन है इनको आपस में कनेक्ट करना हो और इनका जो वर्क हो आपके पास एज ए सिंगल यूनिट में हो, तो हम किसका यूज करते हैं, टैग रिवेटिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो सर हमारे पास टैग रिवेटिंग होता है, टैग रिवेटिंग क्या करता है सर आपके पास, ये करता है आपके पास टू मेंबर्स को कनेक्ट करता है। क्या करता है, टू मेंबर्स को कनेक्ट करता है, कनेक्टेड। और कैसा कनेक्ट करता है कि उसका जो वर्क हो
विच वर्क इन सिंगल यूनिट, विच वर्क इन सिंगल यूनिट हो, ठीक है, कैसा हो सर उनका वर्क आपके पास एज ए सिंगल यूनिट हो, ठीक है, ये हो गया है। अब दूसरा जो मेन फंक्शन है कि सर हम टेक रिविटिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं। टेक रिविटिंग हम इसीलिए भी प्रोवाइड करते हैं कि जो भी आपके कंप्रेशन जोन में जो लोकल बकलिंग का जो क्राइटेरिया आता है, उस लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आपके टैकिंग रिविटिंग का यूज करते हैं। तो इसका भी अगर मैं फंक्शंस की बात करता हूं कि सर इसका फंक्शन क्या है या इसका यूज क्यों कर रहे हैं हम, तो इसका यूज कर रहे हैं सर टू प्रिवेंट द लोकल बकलिंग। तो हम यहां पे लिख देते हैं टू प्रिवेंट द लोकल बकलिंग, लोकल बकलिंग इन कंप्रेशन साइड, इन कंप्रेशन साइड, ठीक है। तो ये तो आपको पता चला कि टेक रिविटिंग हम क्यों प्रोवाइड करते हैं और इसका काम क्या है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर इसका मैक्सिमम स्पेसिंग यानी कि मैक्सिमम पिच का क्राइटेरिया इन केस ऑफ टेक रिविटिंग। और टेक रिविटिंग के केस में जो आपके पास मेनली जो केसेस बनते हैं वो दो केस बनते हैं। टेक रिविटिंग का एक प्लेट का हो सकता है और दूसरा आपके पास एज ए टेंशन और एज ए कंप्रेशन हो सकता है जब हम चैनल और एंगल में यूज कर रहे हैं, क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन, इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन किसके अकॉर्डिंग देखना हमने, IS 800 2000। अब देखिएगा वहां पे तो आपका क्वेश्चंस कब पूछा गया था, 2004 में पूछा गया था। बट अगर 2004 वाले जो स्टूडेंट थे उन्होंने किस कोड को फॉलो किया होगा सर, IS 800 1984। बट हम कौन सा कोड फॉलो करेंगे, IS 800 2007 के मुताबिक। तो आप यहाँ पे 2007 भी कर सकते हैं और आप 1984 के मुताबिक भी, क्योंकि कुछ डाटा ऐसा होता है जो आपका क्या रहता है सर, सेम रहता है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले इन केस ऑफ प्लेट मैक्सिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया देखना है हमने किसके केस में, पहला आएगा सर आपका ए, वो आएगा सर आपका मेन प्लेट के बीच में, मेन प्लेट का, ठीक है। तो मेन प्लेट के अंदर देखिएगा, मेन प्लेट के अंदर दो कंडीशंस बनती है। पहली कंडीशंस कौन सी बनती है और दूसरी कंडीशंस आपके पास कौन सी बनती है, इन दोनों ही कंडीशंस को हम यहाँ पर देखेंगे अब, ठीक है। तो पहली कंडीशंस कौन सी बनती है कि जब आपका टैक रिविटिंग क्या हो, एक्सपोज टू वेदर हो, और दूसरा सर जब आपका टैक रिविटिंग नॉट एक्सपोज टू वेदर हो। तो आपका बनेगा कि जब हमारे पास टैक रिविटिंग्स आर एक्सपोज टू वेदर हो, एक्सपोज्ड टू वेदर हो, और दूसरा टैक रिविटिंग आर नॉट एक्सपोज टू वेदर हो, एक्सपोज टू वेदर हो, ठीक है। ये दोनों ही केस में आपको क्या देखना है सर, अपना मिनिमम मेन प्लेट में आपको मैक्सिमम स्पेसिंग देखना है, क्लियर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपके सर, पी मैक्स, जो पी मैक्स होगा आपके पास वो क्या होगा सर, आपके पास मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम किसका होगा सर, आपके पास 16T और आपका 200 mm। तो ये होगा आपके पास दैट इज 16T और 200 mm, क्लियर है। अब T क्या है सर आपके पास, यहाँ पर T है आपके पास थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, ठीक है, क्लियर है, जो आप पहले से करते हैं। और अगर मैं बात करता हूं कि जब आपका टैक रिविटिंग आर नॉट एक्सपोज टू वेदर, कि एक्सपोज के कांटेक्ट में नहीं है आपकी प्लेट, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो मेरा पी मैक्स होगा वो आपके पास मैक्सिमम होगा। किसका मैक्सिमम होगा, आपके पास 32 और आपके पास 300 mm, क्लियर है। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आज तो इसके रिलेटेड में बात उसने नहीं की है, तो किसके रिस्पेक्ट में बात की गई है ये देखिएगा। अब बात कर लेते हैं इन केस ऑफ एंगल और चैनल सेक्शन। मेन प्लेट में आपका हो गया है। अब देखते हैं बी, और बी पोजीशंस में हम जाएंगे इन केस ऑफ आपका एंगल भी हो सकता है और आपका चैनल भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में देखिएगा, तो इस केस में आपके दो केसेस बनेंगे कि एक वैल्यू तो आपको याद रखनी 600 mm, ठीक है, और दूसरी वैल्यू याद रखनी है आपको 1000 mm याद रखनी है कि शुड नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए,
ठीक है, तो देखिएगा 600 mm कब रखना है आपको याद, और आपको 1000 mm कब रखना है ये देखिएगा। तो 600 mm कब, जब आपका कंप्रेशन मेंबर क्या हो, टैकिंग बोल्ट हो या रिवेट हो, कि जब हमारा क्या हो, कंप्रेशन मेंबर टैकिंग क्या हो सर, आपके पास रिवेट हो, रिवेट्स हो एंड आपके पास बोल्ट हो, क्लियर है। और 1000 mm कब, जब आपका क्या हो सर, टेंशन मेंबर हो, टेंशन मेंबर हो, टेंशन मेंबर टैकिंग, वो आपका रिवेट्स हो सकता है, रिवेट्स हो सकता है और आपका बोल्ट हो सकता है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे तो आपको देखना होगा कि उसके किसके रिस्पेक्ट में बात की है, तो उसको ऑप्शन के साथ आपने जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन में आपके पास 500 mm दिया है, तो 500 mm तो कोई भी नहीं रहता है सर, 750 mm भी नहीं है, 1500 mm भी नहीं है, बचा कौन सा, 1000 mm। तो उन्होंने जो मैक्सिमम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग की जो बात की गई है कितनी की गई है, आपके वो टेंशन मेंबर की बात कर रहा होगा। टेंशन मेंबर के केस में कितना है सर, आपका 1000 mm है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया आपके पास वो सी हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, एक ही क्वेश्चंस को कवर नहीं करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये भी बोलते हैं कि सर आप डायरेक्ट आंसर बता दीजिएगा। डायरेक्ट आंसर से क्या होगा, कितने क्वेश्चंस रटोगे। सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूँ, एसएससी, जेई, गेट और ईएससी की तीनों ही फॉर्मेट को मिलाकर कम से कम आपके पास 15-16 हजार क्वेश्चंस बनते हैं। अब 15 से 18 हजार क्वेश्चंस को आप कैसे रटोगे भाई, क्लियर है। तो बेटर है अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिक ही आपके क्वेश्चन का आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इन ए फिलेट वेल्ड द वीकेस्ट सेक्शन इज द, किसकी बात कर रहा है वो, आपके फिलेट सेक्शंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं आपके फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड जो होता है, फिलेट वेल्ड इज subjected to tensile forces। क्या होता है, subjected to tensile forces होता है, forces and it is based on shear strength। और ये किस पे बेस्ड होता है, आपका शेयर स्ट्रेंथ पे बेस्ड होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि सारे मैं पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स लिखाऊंगा जो आपको काफी हेल्प करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जो आपका फिलेट वेल्ड होता है, फिलेट वेल्ड का जो सबसे वीकेस्ट सेक्शन होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं मिनिमम क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलेट वेल्ड इज, वो क्या होगा आपके पास सर, वो होगा आपके पास थ्रोट होगा। क्या होगा सर, थ्रोट होगा। अब जो सेक्शन आपका सबसे क्या होगा, वीकेस्ट होगा, ऑब्वियसली बात है सेक्शन भी आपका कहाँ फेल करेगा, जो सबसे वीक होगा। तो आप लिख सकते हैं कि इस टेंसाइल फोर्स की वजह से जो आपका सेक्शन फेल होगा वो कहाँ पे होगा सर, आपका थ्रोट होगा। तो हम कह सकते हैं जो वीकेस्ट सेक्शन होगा आपका सर, वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द फिलेट वेल्ड इज, वो क्या होगा आपके पास, वो होगा सर थ्रोट ही होगा। क्या होगा सर, थ्रोट होगा। तो क्वेश्चन में यही तो बोला है कि इन द फिलेट वेल्ड वीकेस्ट सेक्शन इज द स्मॉलर साइड ऑफ द फिलेट होगा, नो सर। आपके पास थ्रोट ऑफ द फिलेट होगा, यस सर, थ्रोट ऑफ द फिलेट होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पे बी हो गया है। सी ऑप्शन की बात करते हैं, साइड परपेंडिकुलर टू फोर्स, और डी ऑप्शन की बात करते हैं, साइड पैरेलल टू फोर्स, नो सर, क्लियर है। इसको हम अगर डायग्राम देखते हैं तो थोड़ा सा आप डायग्राम में एक नजर डालते हैं। ये देख सकते हैं आप अपने, ये मान लेते हैं आपके पास एक कोई सेक्शन है और इस सेक्शंस, दो सेक्शंस को यानी कि दो डिफरेंट प्लेन्स को आपने क्या किया है, जॉइंट किया है, वेल्डिंग किया है। तो आप इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, आप अपना फिलेट वेल्ड बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम लेग बोल सकते हैं, और जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, आप उसकी लेंथ बोल सकते हैं, क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि एंड ऑफ दी, आपके पास देखिएगा कुछ आपके पास जो फिलेट वेल्ड का जो सेक्शन बनेगा कुछ आपके पास इस तरह से दिखाया गया है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे भी इसको बनाना चाहूँ तो कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा होगा आपको, यस सर दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा भी इसको अच्छे से बना लेते, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की, तो इसकी डायमेंशन देखिएगा कि अगर मैं मार्क करता हूँ इसको एक लाइन ऑफ एक्शन से इधर, और इसके यहाँ पे जो ये बिल्कुल टो है इसके रूट जोन पे, तो आपके पास कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ये वाला।
इस दोनों डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, इसको थ्योरेटिकल थ्रोट बोलेंगे। थ्योरेटिकल थ्रोट आपके काम का नहीं है, हम क्या करेंगे उसके रूट ऑफ पेनिट्रेशन तक जाएंगे। अब जब हम इसके रूट ऑफ पेनिट्रेशन तक जाएंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे सर, उसका इफेक्टिव थ्रोट बोलेंगे। इफेक्टिव थ्रोट कहाँ कि जहां तक आपका जो वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो आपका गया है, तो कहां तक जाएगा वो सर, उसके रूट पेनिट्रेशन तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ रूट पेनिट्रेशन डेप्थ भी होगी, यस सर, या लेंथ होगी। तो यहाँ से लेकर अगर इसके बीच के डिस्टेंस को मैं काउंट करूँ तो उसको क्या बोलेंगे हम सर, रूट पेनिट्रेशन बोलेंगे। तो यहाँ से जो सबसे वीकेस्ट सेक्शन होता है आपके किसका, फिलेट वेल्ड का, उस सर थ्रोट होता है। और यहाँ पे एक रिलेशन भी निकालते हैं आप इस इफेक्टिव थ्रोट के कंसेप्ट में। तो जो इफेक्टिव थ्रोट होता है आपके पास वो क्या होता है, टी टी। इफेक्टिव थ्रोट्स को अगर मैं लिखना चाहूँ, टी टी इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, के इंटू एस होता है। अब ये जो के है आपके पास, दिस इज द कांस्टेंट फैक्टर है, क्लियर है, देखिएगा। और एस क्या है सर, आपके पास साइज ऑफ द वेल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा के आपके पास एक क्या है, कांस्टेंट फैक्टर है। ठीक है, और अगर मैं एस है तो एस क्या है आपके पास, दैट इज साइज ऑफ द वेल्ड है। क्लियर है। अब जो कांस्टेंट फैक्टर है ये सर किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस पे। किस पे डिपेंड करता है सर, ये करता है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिसका यहाँ पे मैक्सिमम जो एंगल होता है, सॉरी मिनिमम एंगल जो रहता है वो आपके पास 60 डिग्री रहता है, और मैक्सिमम जो एंगल रहता है आपके पास वो कितना रहता है सर, आपके पास 120 डिग्री रहता है। इसको मैं थीटा बोलेंगे, पाई से दिखाई दे रहा है आपको, इसको पाई नहीं थीटा बोल देते हैं। ठीक है, तो दैट इज थीटा मिनिमम और थीटा मैक्सिमम। ठीक है, तो याद रखना आपने कि जो एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस होता है आपका फिलेट वेल्ड में, वो किसके बीच में वेरी करता है सर, 60 टू 120 डिग्री। मिनिमम 60 डिग्री और मैक्सिमम 120 डिग्री रहता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर है। अब ये एंगल कितना रहता है, कितने कितने पे क्या वैल्यू रहेगी, उसको हम आगे करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इन ए कैलकुलेटिंग एरिया टू बी डिटेक्टेड फॉर बोल्ट्स ऑफ 36 mm। आज आपके पास क्या दे दिया है, बोल्ट दे दिया है, और बोल्ट का जो यहाँ पे इसने डायामीटर दे दिया है, द डायामीटर ऑफ होल शैल बी, यानी कि ये कौन से डायामीटर की बात कर रहा है, आपके नॉमिनल डायामीटर। आप इसको एज ए नॉमिनल डायामीटर भी बोल सकते हैं, बट जब हम रिविट की बात करते हैं तो इसी नॉमिनल डाया को हम एज ए शैंक डाया भी बोलते हैं, शैंक डाया। ठीक है, और आप बोल्ट के केस में भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं रिविट की बात करता हूं तो रिविट क्या होता है, बिल्कुल आपके पास प्लेन सरफेस होता है उसको, तो उसको हम एज ए क्या बोलेंगे, एज ए हम उसको बोलेंगे सर नॉमिनल डाया। बट जब हम बोल्ट की बात करते हैं तो बोल्ट में क्या होता है, वहां पे थ्रेडेड लगे होते हैं, हल्के हल्के साइड में कट होते हैं, तो उसी को हम एज ए शैंक डाया भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस, इंपॉर्टेंट कोडल अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 के मुताबिक भी बताऊंगा मैं, और आपका 1984 के मुताबिक भी यहाँ पे बाइट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन केस ऑफ रिविट की, इन केस ऑफ बोल्ट की कर लेते हैं पहले, जो आपके क्वेश्चंस में पूछा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिलेशन जो बनेगा यहाँ पे वो किस किस के बीच में बनेगा, वो बनेगा आपके पास नॉमिनल डाया एंड आपके पास होल डाया। होल डाया को आप एज ए ग्रॉस डाया भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो देखिएगा नॉमिनल डाया को बहुत सारी बुकों में क्या क्या रिप्रेजेंट किया गया है वो देखिएगा। नॉमिनल डाया को आप पाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे सर, पाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, अगर आपने नॉमिनल डाया को पाई से रिप्रेजेंट किया है तो होल डाया को आप किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डी से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर नॉमिनल डाया को कई बुकों में डी से रिप्रेजेंट किया होगा तो आपको होल डाया को डी नॉट से रिप्रेजेंट करना होगा। क्लियर है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बनेगा, उस टेबल की मदद से हम ये वैल्यूज देखेंगे। यहाँ पे आएगा पहले नॉमिनल डाया, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास सर, यहाँ पे आएगा होल डाया। अब ये जो होल डाया होगा ये भी सर आपका mm में होगा, और ये भी आपके पास सर mm में होगा। नॉमिनल डाया को मैं पाई से रिप्रेजेंट करता हूँ, होल डाया को सर मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्लियर है। अब देखिएगा, अगर हमारे पास नॉमिनल डाया कितना हो सर, देखिएगा अगर 10 से 12 mm के बीच में हो,
10 to 12 mm के बीच में हो तो उस कंडीशन में होल डाया क्या हो जाएगा, तो होल डाया हो जाएगा आपके पास सर, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू पाई प्लस 1 mm, यानी कि वहां पर आप कितना एक्स्ट्रा क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे, 1 mm का क्लियर प्रोवाइड करेंगे। और अगर सर हमारे पास क्या हो 14 से 24 mm के बीच में हो तो जो होल डाया रहेगा आपके पास वो पाई प्लस 2.0 mm रहेगा, यानी कि आप कितने का क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे, आप 2 mm का क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर सर मोर देन 24 mm हो तो उस कंडीशन में जो मेरा रहेगा वो पाई प्लस 3.0 mm रहेगा। क्लियर है, यानी कि यहाँ पर हमने कितने की क्लियरेंस प्रोवाइड की है, 1 mm, 2 mm, 3 mm। क्लियर है, तो ये सर ये जो क्लियरेंस प्रोवाइड किया है, इस क्लियरेंस को हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसको हम इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि आप जब कनेक्शन कर रहे होंगे एज ए बोल्ट के साथ तो वहां पर आपका क्या हो, कनेक्शन इजी से अलाइनमेंट हो सके। क्लियर है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं सर, इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा गैप प्रोवाइड करते हैं। बट आज जो क्वेश्चन में दिया गया है आपके पास वो बोल्ट का डाया दिया है, कौन सा डाया, नॉमिनल डाया। तो देखिएगा, इन केस ऑफ क्वेश्चन, इन अकॉर्डिंग टू, या आप यूं लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में आपके पास नॉमिनल डाया कितना दे दिया है सर, 36 mm दे दिया है। तो 36 mm दे दिया है तो ऑब्वियसली बात है आपके पास कितना है, 24 mm से बड़ा है। जब 24 mm से बड़ा है तो आप वहां पे कितना एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे, 3 mm का एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। तो इस कंडीशन में जो डी रहेगा नॉमिनल डाया प्लस 3.0 mm रहेगा। यस सर, तो ऐड करेंगे 36 प्लस 3 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, 39 mm आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे 37.5, 36, 38 और 38.5 तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा सर, 37.5 भी नहीं होगा, आपके पास सर 36 भी नहीं होगा और आपके पास सर 38 भी नहीं होगा। ये तो आप जान ही जाओ कि वो किस कहाँ होगा सर, 39 होगा। तो अब 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। हालांकि अगर आपके पास यहाँ पे ई ऑप्शन भी होता तो आप कहाँ जाते, नन ऑफ दीज के साथ जाते। बट ऐसा भी नहीं हुआ है कि आपको नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी मिले, यानी कि 5 ऑप्शन भी मिले, 4 ही ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई ना कोई आंसर तो लगाना पड़ेगा। जो 39 के अप्रोक्सीमेट जाएगा उसको हम लगाएंगे। तो 39 के अप्रोक्स क्या रहा आपके पास, 38.5 रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर नन ऑफ दिस होता तो आपका आंसर नन ऑफ दिस पे क्लिक करते आप। क्लियर है, तो ये तो आपने बात की किसके केस में, रिवीट के केस में, या हम लिख देते हैं बोल्ट के केस में। अब रिवीट वाला देख लीजिएगा। अब देखिएगा, इन केस ऑफ रिवीट इंपॉर्टेंट रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशंस किसके बीच में, नॉमिनल डाया एंड आपके पास होल डाया के बीच में। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे क्या आएगा सर आपका, नॉमिनल डाया, और यहाँ पे क्या आएगा सर आपका, होल डाया। होल डाया भी किस में होगा सर, mm में होगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा d से। नॉमिनल डाया भी सर mm से होगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा फाई से। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आपके पास फाई की वैल्यू लेस देन 25 mm हो, 25 mm और 25 mm से कम हो, तो उस कंडीशन में मेरे पास जो डी रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास सर, वो हो जाएगा आपके पास दैट इज 5 प्लस 1.5 mm। कितने की क्लियरेंस प्रोवाइड किया आपने, 1.5 mm की। और अगर सर पाई मेरे पास क्या हो, पाई आपके पास मोर देन 25 mm हो, तो उस कंडीशन में जो डी की वैल्यू हो जाएगी वो पाई प्लस 2.0 mm हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे भी आपने सर कितने की क्लियरेंस प्रोवाइड की है, 1.5 और 2.0 mm की क्लियरेंस प्रोवाइड की है। अब सपोज करो बोल्ट की जगह अगर मैं यहाँ पे रिवीट बोल देता, सपोज करो बोल्ट की जगह अगर मैं रिवीट बोल देता हूं तो ये 25 mm से बड़ा है, तो 25 mm से बड़ा है तो हम वहां पे कितना एक्स्ट्रा गैप देंगे अपनी प्लेट के अंदर, होल में 2 mm एक्स्ट्रा गेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाता है सर आपका d इज इक्वल टू 5 कितना है, 36 है प्लस 2, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना आ जाता है सर, 38 mm आ जाता। बट नो डाउट आज ये नहीं पूछा है, आज क्या पूछा गया है, बोल्ट पूछा गया है। तो दोनों के ही जो इंपॉर्टेंट कोडल प्रेजेंट है उनको हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। क्लियर है, तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, डी। अब यहाँ पे मूव करते हैं हम अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर ए फील्ड रिवेट द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट एंड बोल्ट्स एज गिवन कोड आर रिड्यूस्ड बाय। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस देखना है रिवेट और बोल्ट के केस में। तो देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन, इंपॉर्टेंट कोडल डाटा अकॉर्डिंग टू IS 800 आपका 2007 के मुताबिक और आपका 1984 के मुताबिक कुछ डाटास क्या रहते हैं आपके सर, सेम रहते हैं। जहां पे चेंज हुआ होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो क्या देखना आपको, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, कॉलम में लिखिएगा टाइप ऑफ फास्टनर, कि वहां पे आपने किस तरह का कनेक्शन किया है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, टाइप ऑफ फास्टनर्स। ठीक है, टाइप ऑफ फास्टनर्स के बाद क्या आएगा सर हमारे पास, सेकंड में एक्सियल टेंशन, फिर शेयर और बेरिंग। सेकंड में आएगा सर आपका एक्सियल टेंशन, फिर आएगा सर आपका शेयर, और लास्ट में आएगा सर आपका बेरिंग। इसके मैं दो केसेस बनाता हूं। पहला रहेगा आपके पास कौन सा सर, पहला हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी सर, आपके पावर ड्रिवन रिवेट की। पावर ड्रिवन रिवेट भी बोल सकते हैं आप, और एज ए बोल्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर है, दोनों के लिए आपका सेम ही है। तो इसमें आपके दो केसेस बनेंगे, पहला केस और आपका दूसरा केस। पहला केस किसका बनेगा सर हमारे पास यहाँ पे, शॉप रिवेट का, और दूसरा फील्ड रिवेट का। पहला आएगा आपके पास शॉप रिवेट का और दूसरा आएगा सर आपका फील्ड रिवेट का। रिवेट और बोल्ट दोनों भी ले सकते हैं आप। बट अगर जब मैं बी की बात करता हूं तो बी में हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, वो करेंगे सर हैंड ड्रिवन रिवेट की। तो हैंड ड्रिवन की बात करेंगे। क्लियर है, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं इनकी वैल्यूज की, तो एक्सियल टेंशन की जो वैल्यूज रहेगी वो किस में रहेगी सर आपके पास, मेगा पास्कल में रहेगी। शेयर की वैल्यू भी सर मेगा पास्कल में रहेगी, और बेरिंग की वैल्यू भी आपके पास मेगा पास्कल में रहेगी। अगर मैं शॉप रिवेट की बात करता हूं तो कितनी रहती है सर आपके पास, 100 मेगा पास्कल, और शेयर में भी कितनी रहती है सर 100, बट बेरिंग में 3 गुना हो जाती है आपके पास, 300 मेगा पास्कल हो जाती है। क्लियर है। बट अगर बात करता हूं, ये तो मेरी शॉप रिवेट की बात हुई है, अगर मैं फील्ड रिवेट की बात करूंगा तो शॉप रिवेट के कंपैरिजन में 10% का रिडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे 100 का 10% कितना हुआ सर, 90 मेगा पास्कल। 100 का 10% कितना हुआ सर, 90 हुआ, और 300 का 10% कितना हुआ आपके पास, 270 हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा 270। तो यहाँ पे सर हमने कितने का रिडक्शन किया है आपका शॉप रिवेट से फील्ड रिवेट में, सर हमने 10% का रिडक्शन किया है। कितना किया है सर हमने, 10% का रिडक्शन किया। अब जब 10% का रिडक्शन किया है तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो कोड ने यही तो बोला है कि कितना रिड्यूस हुआ आपका, कि जब हम मैक्सिमम परमिसिबल शेयर स्ट्रेस रिवेट एंड बोल्ट की बात करते हैं, इन कोड आर रिड्यूस बाय। फील्ड रिवेट में कितना रिड्यूस किया गया है सर, वो 10% रिड्यूस किया गया है। क्लियर है। उसी तरह से जब हम हैंड ड्रिवन की बात करते हैं तो हैंड ड्रिवन में वैल्यू कितनी हो जाती है सर, यहाँ पे 80 रहता है, यहाँ पे भी 80 रहता है, और यहाँ पे सर आपके पास 250 रहता है। क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो गया है। यस सर, ये भी हमें क्लियर हो गया है। तो क्वेश्चंस भी हो गया है, और साथ में जो आपका एडिशनल डाटा था उसको भी आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। थोड़ा सा इसको एक बॉक्स में रख देता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, अब ठीक है, क्लियर। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टाइप्स ऑफ वेल्डिंग यूज्ड टू कनेक्ट टू प्लेट एट ए लेप जॉइंट्स। आपको बोला है कि कौन सी टाइप की वेल्ड यूज करते हैं जब हम दो प्लेट को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर वेरियस टाइप्स की वेल्डिंग होती है। सबसे पहले मैं उसका डायग्राम आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है आपके पास, कुछ वेरियस टाइप्स की मैंने वेल्डिंग दिखाई गई है। एक तरफ बिफोर वेल्डिंग है और दूसरी तरफ आपके बाद जब आपने उसको वेल्ड कर दिया गया है तब मैंने उसके डायग्राम दिखाए हैं। सबसे पहले तो कितने टाइप्स की वेल्डिंग होती है आपके पास, फिलेट वेल्ड होता है, ग्रूव वेल्ड होता है, स्लॉट वेल्ड होता है, स्पॉट वेल्ड होता है, सीम वेल्ड होता है, और आपके पास प्लग वेल्ड होता है। क्लियर है। अब देखिएगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फिलेट वेल्ड से। ठीक है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, फिर आपके पास ध्यान रखना। सपोज करो हम बात कर रहे हैं किसके, आपके पास फिलेट वेल्ड।
फिलेट वेल्ड को मैं FW लिखता हूँ, शॉर्ट फॉर्म ही लिखूंगा मैं सबकी, ये पूरा लिख देता हूँ तो कोई बात नहीं, आप बोल रहे हैं तो देखिएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखिएगा, मैं यहीं से इसका एरर यहाँ पे मार्क करता रहूंगा आपको, ये देखिएगा आप। यहाँ पे क्या है आपके पास, एक प्लेन आपके पास हॉरिजेंटली है और दूसरा प्लेन हमारे पास वर्टिकली है। अब जब इस तरह के प्लेन्स को हमको क्या करना होता है, आपस में क्या करना हो, कनेक्ट करना हो, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं सर, आपके फिलेट वेल्ड का यूज करते हैं। तो हमने उसमें क्या किया है, फिलेट वेल्ड। तो फिलेट वेल्ड का यूज आप कब करते हैं, जब आपको क्या करना होता है, यूज टू कनेक्टिंग द टू प्लेट एट डिफरेंट प्लेन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ फिलेट वेल्ड के बारे में, जिसको मैं FW लिख रहा हूँ, तो फिलेट वेल्ड का यूज हम कब करते हैं, टू मेंबर्स बी ज्वाइंट इन डिफरेंट प्लेन्स, टू मेंबर्स, मेंबर बोलो या प्लेट बोलो, ज्वाइन इन टू डिफरेंट प्लेन, इन डिफरेंट प्लेन। तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, फिलेट वेल्डिंग बोलेंगे। तो आज तो उसने यही बोला है कि टाइप्स ऑफ वेल्डिंग यूज्ड टू कनेक्ट टू प्लेट्स एट ए लैप जॉइंट इज कॉल्ड, उसी को क्या बोला जाता है सर, आपका फिलेट वेल्ड बोला जाता है। उसके बाद अगर मैं सेकंड वेल्ड की बात करता हूं, तो सेकंड वेल्ड में देखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल सामने आ जाइएगा, यहाँ पे क्या है कि एक ही लाइन पे क्या है, आपके दो मेंबर्स है। अब इन एक ही लाइंस के दोनों मेंबर्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइप की वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्रूव वेल्डिंग बोलते हैं। क्लियर है, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ग्रूव वेल्ड का एक और नाम है, इसको सर हम बट वेल्ड भी बोलते हैं, बट वेल्ड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रूव वेल्ड को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर GW। इट इज आल्सो नॉन एज क्या बोलते हैं सर, ग्रूव वेल्डिंग भी बोलते हैं। कौन सी वेल्डिंग सर, ग्रूव वेल्डिंग। ठीक है, अब ये जो ग्रूव वेल्डिंग हो सकती है आपकी वी शेप की भी हो सकती है, सिंगल वी शेप की भी हो सकती है और डबल वी शेप की भी हो सकती है। तो अगर मैं इन एक ही लाइन पे लगे हुए दो मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करना चाहूं, तो उस टाइप की वेल्डिंग को क्या बोलेंगे सर, ग्रूव वेल्डिंग बोलेंगे। क्लियर है, इतना क्लियर हुआ है। इसमें क्या किया जाता है, मेंबर ज्वाइंट इन लाइन अप। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेंबर ज्वाइंटेड इन ए सिंगल लाइन, ठीक है, कि जो मेंबर है वो आपके एक सिंगल लाइन में क्या किए जाते हैं, ज्वाइंट किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट रहता है आपका स्पॉट वेल्डिंग, किसकी, सॉरी, स्लॉट वेल्डिंग। अब स्लॉट वेल्डिंग कब यूज करते हैं हम, कि जब आपके मेन प्लेट्स में क्या होंगे, कुछ छोटे छोटे स्मॉल होल होंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे सर, स्लॉट वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है, तो स्लॉट वेल्डिंग में क्या होगा कि मेड अलोंग दी पेरिफेरी ऑफ होल। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो गया आपका कि स्लॉट वेल्डिंग को SW लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, SW लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम स्लॉट वेल्डिंग के कि मेड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ होल, मेड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ होल। ठीक है, जब आपको होल के अलोंग क्या करना पड़ता है, आपको एक वेल्ड करना पड़ता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका स्लॉट वेल्डिंग बोलते हैं। स्लॉट वेल्डिंग के बाद आपका स्पॉट वेल्डिंग भी होता है। तो स्पॉट वेल्डिंग में देखिएगा कि जब आपको क्या करना होता है कि दोनों ही प्लेन्स कैसे हो, आपके पास एक ही लाइन ऑफ एक्शंस है, बट उनका क्या हो, एक्सिस रोटेशंस आपका क्या हो, डिफरेंट हो। देखिएगा, अगर लाइन ऑफ एक्शंस क्या है, यहाँ पर यहाँ दीजिएगा, लाइन ऑफ एक्शंस इसका क्या है, बिल्कुल सेम है, बट वो एक दोनों ही उसके लाइन ऑफ एक्शंस क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब एक पॉइंट्स पे जाकर यहाँ पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे और यहाँ पे भी नहीं कर रहे हैं, स्पॉट में भी नहीं और सीम में भी नहीं, तो यहाँ पे भी देखते हैं सपोर्ट में भी नहीं कर रहे हैं सर, और आपके सीम वेल्डिंग में भी नहीं कर रहे हैं, तो स्पॉट वेल्डिंग आप यूज करते हैं। सीम वेल्डिंग हम बात करते हैं एज ए सिविल इंजीनियरिंग, तो आप स्टडी नहीं करते हैं। सीम वेल्डिंग में क्या करते हैं हम, सीम वेल्डिंग में भी देखिएगा, यहाँ पे ये स्पॉट वेल्डिंग भी लिख देता हूँ। स्पॉट कौन सा वेल्डिंग है, ये आपके पास स्लॉट हो गया स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग को मैं SP बोल के लिखता हूँ, स्पॉट वेल्डिंग, कि जब आपके पास जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, जो लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट इंटरसेक्ट टू डिफरेंट लाइन, बोल दो आप, टू
टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज नॉट इंटरसेक्ट। तो उस कंडीशंस में हम किसका यूज करते हैं, आपका सपोर्ट वेल्डिंग का यूज करते हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूं आपके किसकी सर, आपके सीम वेल्ड का, तो सीम वेल्ड में क्या होता है स्टूडेंट, वैसे हम एज अ सिविल इंजीनियरिंग इसकी स्टडी नहीं करते हैं, इसकी स्टडी कौन करते हैं, आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट करते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं सर, आपका सीम वेल्डिंग में सीम को SE लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, शॉर्टकट में SEW। सीम वेल्डिंग में क्या होता है कि एक कुछ आपके पास गाइडेड रोलर लगे होते हैं और बीच में आपके पास एक मेन प्लेट होता है, ठीक है। अब जो ये गाइडेड रोलर होते हैं वो आपके पास कैसे रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। जब ये क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो यहाँ पे जो ये मेन प्लेट होता है, इस मेन प्लेट को क्या करना होता है, इनके साथ वेल्डिंग करना होता है। इसमें जो वेल्डिंग की जाती है वो आपकी अप्लाइड प्रेशर की जाती है। वेल्डिंग कैसे की जाती है सर, यहाँ पर आपकी अप्लाइड प्रेशर की जाती है, क्लियर है। और लास्ट में आता है आपका प्लग वेल्ड, और प्लग वेल्ड में भी क्या होता है आपका कि एक मेन प्लेट होता है और उसमें क्या होते हैं आपके कुछ होल लगे होते हैं, और होल कैसे होते हैं आपके सर्कुलर शेप के होते हैं, तो वहां पे आप प्लग वेल्डिंग का यूज करते हैं। बट अगर मैं बात करता हूं प्लग वेल्डिंग और बट वेल्डिंग में, तो सबसे मोस्ट एफिशिएंट कौन सा है आपका, तो सर बट वेल्ड आपका सबसे एफिशिएंट है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर अपने सारे के सारे जितने भी टाइप्स के हमारे पास वेल्डिंग थे उनको हमने कंप्लीट किया है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो गया सर, डी इज द राइट आंसर हो गया है। अब ये हम बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चंस में बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट डिस्क्राइब ए वेल्ड टाइप, कि आपको बताना है कि नीचे दिए गए में से 4 वेल्ड में से कौन सा वेल्ड की टाइप को डिस्क्राइब नहीं करता है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि वेरियस टाइप्स के आपके पास क्या होते हैं सर, वेल्डिंग होते हैं, जिसमें से हम फिलेट वेल्ड की बात करते हैं, ग्रूव वेल्ड, ग्रूव वेल्ड को आप एज ए बट वेल्ड भी बोलते हैं, क्लियर है। उसके बाद स्लॉट वेल्ड, स्पॉट वेल्ड और सीम वेल्ड। सीम वेल्ड आप एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्टडी नहीं करते हैं। और लास्ट में आता है आपका प्लग वेल्ड। तो देखिएगा बट वेल्ड को हम एज ए ग्रूव वेल्ड बोलते हैं। ग्रूव वेल्ड आपके पास एक सिंगल वी शेप का भी हो सकता है और डबल वी शेप का भी हो सकता है। उसके बाद प्लग वेल्ड भी हमने देखा सर, लैप वेल्ड भी आपका होता है, बट जो आपका जिग जैग वेल्ड होता है ये आपका नहीं होता है। तो उसने तो नोट बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज डज नॉट डिस्क्राइब, तो जिग जैग टाइप का वेल्ड आपका अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया गया है, क्लियर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक रिविट जॉइंट्स कैन बी फेल, कि जो हम बात करते हैं रिविट जो आपका फेल हो सकता है, और शेयर में फेल हो सकता है, बेरिंग में फेल हो सकता है और आपका टेयरिंग में फेल हो सकता है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि ए रिविट जॉइंट्स, एक रिविट जॉइंट्स जो आपका में बी फेल, और किस किस में फेल हो सकता है आपका, ठीक है, वो शेयर में फेल हो सकता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वो आपका शेयर में फेल हो सकता है, वो आपका बेरिंग में फेल हो सकता है और आपका सर टेयरिंग में फेल हो सकता है। बेरिंग को हम एज ए क्रश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सर, आपका सर शेयरिंग में फेल हो सकता है, आपका सर बेरिंग में फेल हो सकता है और आपका सर टेयरिंग में फेल हो सकता है, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं किसकी सर, आपकी शेयर और बेरिंग फेलियर के किसके कारण होता है और टेयरिंग फेलियर किसके कारण होता है। शेयरिंग और बेरिंग जो फेल होता है आपके पास इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है सर, आपके पास इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस की वजह से। तो आप लिख सकते हैं इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस की वजह से होता है, क्लियर है। कि जो आपका शेयर और बेरिंग का जो फेलियर है वो किसके कारण होता है सर, इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस के कारण होता है। बट अगर मैं टेयरिंग फेलियर की बात करता हूं तो टेयरिंग का जो फेलियर होता है सर ये किसके कारण होता है, जब आपके पास प्लेट की स्ट्रेंथ लेस देन हो आपके रिविट स्ट्रेंथ से या बोल्ट स्ट्रेंथ से। तो जब सर हमारे पास क्या हो, प्लेट स्ट्रेंथ इज लेस देन, प्लेट की जो स्ट्रेंथ है, प्लेट की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास क्या हो, लेस देन हो आपके रिवेट स्ट्रेंथ से,
ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे सर, आपका टेयरिंग फेलियर बोलेंगे। क्लियर है, काफी बारी आपकी ये पीएसयूज के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। क्लियर है, अब आप बोलोगे कि सर एसएससी जेई के बाद इंटरव्यू भी होता है। अगर जेई में आप बन रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहां नहीं होता, बट किसी स्टेट और पीएसयूज की अगर आप बात करते हैं तो वहां पे अभी भी इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है और क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि जो शेयरिंग और बेयरिंग में जो फेलियर होता है आपका रिबेट, वो किसके कारण होता है। उसका मेन रीजन है कि जब आप वहां पर क्या करते हैं, इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस प्रोवाइडेड करते हैं तो आपका शेयरिंग और बेयरिंग में फेल होता है। टेयरिंग में कब फेल होता है, जब प्लेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो आपके रिबेट की स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी। क्लियर है, तो ऑब्वियसली बात है आपका टेयरिंग में फेल होगा। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप क्या करते हैं, अपनी प्लेट में आप क्या करते हैं, एक नोकीली चौंच में क्या होता है आपके पास एक रिविट होता है, उस रिविट को जब आप इंसर्ट करते हैं तो कभी कभी वो प्लेट क्या होती आती है आपकी, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो आपकी प्लेट है उसकी स्ट्रेंथ क्या है सर, लेस देन है एज कंपेयर टू रिवेट स्ट्रेंथ से। क्लियर है, तो यहाँ पे बोला गया ऑप्शन सर टेयरिंग ऑफ प्लेट ओनली। यस सर, टेयरिंग में भी हो सकता है सर जिसको मैं पीटी बोल सकता हूँ सर, शेयरिंग में भी हो सकता है जिसको मैं पीएस बोल सकता हूँ, और आपका बेयरिंग में भी हो सकता हूँ जिसको मैं आपका पी भी बोल सकता हूँ। क्लियर है, तो यहाँ पर इसका भी हमने आंसर देख लिया है। आप यहाँ से आप रिविट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। रिविट वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो रिविट वैल्यू क्या होता है सर, हमारे पास रिविट वैल्यू होता है आपके पास मिनिमम। मिनिमम किसका होता है, आपका शेयरिंग का होता है और आपका बेयरिंग का होता है। क्योंकि जो आपका टेयरिंग का जो फेलियर आते हैं किस में आते हैं, आपके प्लेट में आते हैं। आपको दिखाना है रिविट के कंसेप्ट में, तो रिविट में आपने इन दोनों का मिनिमम लेना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, तीनों का ही मिनिमम ले लेते हैं। अगर आप तीनों का ही मिनिमम लेंगे तो आपको मोस्टली या तो शेयर में ही कम फेलियर दिखेगा या बेयरिंग में ही दिखेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में आप क्या निकाल दोगे, वहां पर रिविट वैल्यू निकाल दोगे। जब आप वहां पे रिविट वैल्यू निकाल दोगे तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं सर, नंबर ऑफ रिविट फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिविट्स। और नंबर ऑफ रिविट्स को मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये क्या होता है आपके पास, टोटल टेंसाइल फोर्स। ये होता है टोटल टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाय रिविट वैल्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, हमारे पास नंबर ऑफ रिविट कैलकुलेट करके आ जाएंगे। क्लियर है, अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, द ग्रॉस डायामीटर ऑफ 14 mm तो नॉमिनल डायामीटर रिविट इज। आपको बताना है ग्रॉस डाया कब, जब नॉमिनल डायामीटर और रिविट आपके पास कितना दिया है, 14 mm दिया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके पास फिर से इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन की। इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर रिविट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन जो बनता है आपके किस किस के बीच में बनता है सर, नॉमिनल डाया के बीच में बनता है और आपका होल डाया के बीच में बनता है। होल डाया को आप एज ए ग्रॉस डाया भी बोल सकते हैं, ग्रॉस डायामीटर। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि अगर आपके पास नॉमिनल डाया जो होगा वो किस में होगा, mm में, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाएगा पाई से। ग्रॉस डाया भी आपका किस में होगा सर, mm में, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका d से। क्लियर है, अगर आपके पास फाई की वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वल टू 25 mm हो, तो आपके कंडीशंस में यहाँ पर d क्या हो जाएगा, हो जाएगा पाई प्लस 1.5 mm, यानी कि कितने का क्लियरेंस होगा आपके होल में, 1.5 mm का एक्स्ट्रा गैप होगा। अगर आपके पास पाई की वैल्यू मोर देन 25 mm हो तो उस कंडीशन में जो d रहेगा मेरे पास वो पाई प्लस 2.0 mm रहेगा, यानी कि कितना क्लियरेंस दिया आपने, 2 mm का। क्यों, ताकि आपका इजीली अलाइनमेंट हो सके आपके कनेक्शंस का। क्लियर है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में यहाँ पे नॉमिनल डाया आपके पास 14 mm दे दिया गया है, तो आपके पास ग्रॉस डाया क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2.0 mm। यस सर, 2.0 mm। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई कितना दिया है, 14 प्लस 2। देखिएगा 2 नहीं होगा भाई, 25 से कम है तो आपका 1.5 रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5, तो ये 14 प्लस 1.5 तो आपके पास कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 15.5 mm आ जाएगा। क्लियर है, इतना आपको क्लियर हुआ है, तो यस सर ये हो गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा सर, 16.5 भी नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं, 16 भी नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 15.5 mm हो जाएगा। क्लियर है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो बोल्ट के रिस्पेक्ट में पूछा गया था, तो वहाँ पे मैंने रिवीट की भी और बोल्ट की दोनों का ही आपके नॉमिनल डाया और होल डाया यानी कि ग्रॉस डाया का इंपॉर्टेंट रिलेशंस आपको बता दिया था। क्लियर है, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड ऑफ लेंथ एल इज वेयर द साइज ऑफ वेल्ड इज। तो आपके पास साइज ऑफ वेल्ड क्या हुआ, तो देखिएगा यहाँ पे एक रिलेशंस है। तो अगर मैं बात करता हूँ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड की, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, तो वो क्या होता है आपके पास, सर होता है आपके पास टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स साइज ऑफ द वेल्ड। ठीक है, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ओवरऑल लेंथ माइनस 2 टाइम्स साइज ऑफ द वेल्ड। क्लियर है। और मैं क्या बोल सकता हूं सर इसको, एक्चुअल लेंथ माइनस 2 टाइम्स साइज ऑफ द वेल्ड। क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर टोटल लेंथ की, तो उसको मैं यहां पे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ओवरऑल लेंथ को भी कैपिटल एल से, एक्चुअल लेंथ को भी कैपिटल एल से। तो यहां पे साइज ऑफ द वेल्ड एस, साइज ऑफ द वेल्ड को मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको भी एस से रिप्रेजेंट करता हूं और इसको भी एस से रिप्रेजेंट करता हूं। तो आपके पास रिलेशंस क्या होगा, हालांकि उसने यहां पर स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया है, तो ये होगा आपके पास L - 4s या L - 2s। तो L - 2s तो क्या था आपके पास, टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड था। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, जरा बताइएगा। क्लियर है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा ये क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। आज उसने किसके रिस्पेक्ट में बात की सर, टोटल लेंथ के रिस्पेक्ट, टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स साइज ऑफ द वेल्ड भी हो सकता है, ओवरऑल लेंथ माइनस साइज ऑफ द वेल्ड भी हो सकता है, यानी कि 2 टाइम्स साइज ऑफ द वेल्ड, या एक्चुअल लेंथ माइनस 2 टाइम्स साइज ऑफ द वेल्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट कह सकते थे कि सर ए किसी भी हाल में नहीं हो सकता, बी और डी किसी भी हाल में नहीं हो सकता, तो यहाँ पर सर आपका सी हो सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस को देखोगे तो इसी क्वेश्चंस को वहां पर 2 से 3 बारी क्या किया है, चेंज किया गया है। हालांकि कंसेप्ट सेम है, इसीलिए मैंने आपको ये इसके तीनों ही केस को बता दिया है कि टोटल लेंथ को आप एज ए ओवरऑल लेंथ भी काउंट कर सकते हैं और ओवरऑल लेंथ को आप एज ए एक्चुअल लेंथ भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट रिवेट एज कंपेयर टू शॉप रिवेट इज। तो मैंने अभी आपको बताया था एक मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यूज मैंने आपको बताई है। थोड़ा सा मैं स्लाइड पे पीछे ले चलता हूं आपको, ये वाली स्लाइड देखिएगा। इस स्लाइड में हमने क्या देखा था, मैक्सिमम परमिसिबल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू दिखी थी। हमने बात की थी पावर ड्रिवन केस की और हैंड ड्रिवन की। पावर ड्रिवन के केस में आपके पास एक शॉप रिवेट आता है और फील्ड रिवेट आता है। शॉप रिवेट के केस में आपके पास सर 100 था और फील्ड रिवेट के केस में हमारे पास 90 था। ठीक है, एक्सियल टेंशन शेयर भी सेम था, 190 था, बट बेरिंग आपके पास सर 3 गुना हो गया है। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं वहां पे कितने % का रिडक्शन किया गया है, 10% का। बट आज उसने रिडक्शन के रिस्पेक्ट में बात नहीं की है, आज उसने डायरेक्ट वैल्यू के बारे में रिस्पेक्ट में बात की है। ठीक है, तो वहां पे जो वैल्यूज रहेगी वो आपके पास कितनी रहेगी, तो यहाँ पे सिंपल था कि सर फील्ड रिवेट के केस में वैल्यू जो रहती है वो आपके पास 90 मेगापास्कल यानी कि 90% लिख सकते हो आप। और अगर हम बात करते हैं शॉप रिवेट की तो वहां पे रहती है सर आपके पास 100 मेगापास्कल। ठीक है, तो यानी कि 100 मेगापास्कल। तो यहाँ पे कितने % का रिडक्शन किया जाता है सर, आपका 10% का रिडक्शन किया जाता है। तो यहाँ बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड रिवेट एज कंपेयर टू शॉप रिवेट इज सेम तो नहीं हो सकता 90%, ये 90% रहता है तो शॉप रिवेट आपका 100% रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया सर, आपका बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। इसीलिए मेरे क्वेश्चंस में सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि अगर आपने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कवर किया है तो कोई भी टेक्स्ट बुक आपने मार्केट की उठा लेना है, किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप वहाँ पे इजिली सॉल्व कर लोगे। बट आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पे प्राइमली 3 सोर्स को कंप्लीट करना होगा हमारा। एसएससी जेईई के पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से कीजिएगा, फिर गेट के पीवाईक्यू को कर सकते हैं और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के। इन तीनों ही फॉर्मेट के आपने वीडियो सॉल्यूशन में अगर सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी तरह की गलती करोगे अपने एग्जाम के अंदर। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इफ पी एंड डी आर पिच और ग्रॉस डायमीटर, यहाँ पे पिच की बात की जा रही है और आपके ग्रॉस डायमीटर की बात की जा रही है। द एफिशिएंसी ऑफ रिवेट जॉइंट इज गिवन बाय। अगर मैं बात करता हूँ पिच की, तो पिच क्या होता है आपके पास, 2
रिविट के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं यानी कि दो रिविट के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम गेज डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना दूं तो आपको काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पर सर क्या है आपके पास, ये रिविट है, आपके पास ये हो गया आपके पास, और कुछ आपके पास ये हो गया है। ठीक है, तो देखिएगा, सपोज करो हमारे पास ये क्या आ गई, यहाँ पर ये इसकी विड्थ आ गई है, तो इसकी विड्थ को मैं बात कर देता हूँ b। ठीक है, और अगर मेरे पास ये रिविट है, ऑब्वियसली बात है इन होल का क्या होगा आपके पास, होल डाया या ग्रॉस डाया भी होगा। अब हम बात करते हैं इसके पिच डिस्टेंस की और गेज डिस्टेंस की। तो पिच डिस्टेंस आपके पास दिखेगा, यानी कि दो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस इज नोन एज गेज बोलते हैं, दो पिच के बीच में। ठीक है, यानी कि दो रिविट होल के बीच में, और इन दो रिविट होल के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसको हम पिच बोलेंगे। तो पिच किसके कॉरस्पॉन्डिंग लिया गया है, आपके विड्थ के कॉरस्पॉन्डिंग लिया गया है। ठीक है, और गेज किसके रिस्पेक्ट में लिया गया है, आपके लेंथ के रिस्पेक्ट में लिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी क्या होता है आपके पास, ये सभी स्टूडेंट जानते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है भाई, स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट जॉइंट। यस सर, ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट जॉइंट, strength of the rivet joint by shear strength of the solid plate, shear strength of the solid plate। ठीक है, कुछ इसी तरह से है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आपकी किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट जॉइंट, तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, PS से, और शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं सर, PD से। तो क्या मैं एफिशिएंसी को लिख सकता हूं PS बाई PD, PS बाई PD इंटू 100 लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन का कंसेप्ट देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास एक दो प्लेट है, एक प्लेट ये है और सर दूसरी प्लेट मेरे पास ये है। ठीक है, एक प्लेट में मैं क्या कर देता हूं, आपका होल कर देता हूं, और दूसरी जो प्लेट है आपके पास वो विदाउट होल है। तो देखिएगा, बट दोनों का सर विड्थ क्या रहता है, आपका सेम रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी विड्थ की बात करता हूं और इसकी विड्थ की बात कर लेता हूं, मान लेते दोनों का सेम ही है, तो यहाँ पर ये B हो जाएगा और यहाँ पे सर इसका ये B हो जाएगा। अब ये भी सिंपल मान लो, B को मैं स्मॉल b भी लिख सकता हूँ, कैपिटल B भी लिख सकता हूँ। इस प्लेट की भी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी और इस प्लेट की भी सर कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। अब देखिएगा, पहले वाली प्लेट की हम बात कर लेते हैं। जब पहले वाली प्लेट है तो इसका क्या निकालेंगे हम सर, एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया क्या आएगा, ग्रॉस एरिया आएगा, क्योंकि इसके प्लेट में किसी भी तरह का होल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका ग्रॉस एरिया निकालेंगे। तो ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, B इंटू T हो जाएगा। यस सर, बट जब हम बात करेंगे इस प्लेट की, कि जिस प्लेट में आपका क्या किया गया है, होल किया गया है, तो इस प्लेट का हम क्या फाइंड आउट करेंगे सर, आपका A नेट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो A नेट कैसे निकलेगा, अब देखिएगा ये B है, अब ये B क्या होगा, ये भी आपका ऑल्सो अफेक्टेड होगा, किसकी वजह से, इस होल की वजह से। सपोज करो आपके पास एक होल हो सकता है, दो होल हो सकते हैं, नंबर ऑफ होल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ B माइनस एन डी इंटू T। ये तो आगे आपका A नेट निकालना है, और इसी को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, T से। तो ये मेरे पास क्या निकला, B माइनस एन डी, ये है आपके पास इफेक्टिव विड्थ। ठीक है, नंबर ऑफ होल कितने हैं सर आपके पास, एक, तो B माइनस डी इंटू T, कुछ ऐसी तरह से बना, और ग्रॉस का आपका ये बना। तो क्या आप इसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं? यस सर, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी A नेट मल्टीप्लाई बाय आपके पास सिग्मा AT कर देंगे। बट जब मैं इसकी बात करता हूं तो इसका भी आप क्या निकाल सकते हैं सर, आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रॉस एरिया इंटू सिग्मा AT हो जाएगा। ठीक है, तो A नेट इसका कैसे निकलेगा, B माइनस डी इंटू T इंटू सिग्मा AT निकलेगा। और अगर मैं बात करता हूं इसका ग्रॉस एरिया की, तो B इंटू T इंटू सिग्मा AT निकलेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसकी S से नहीं, इसको डिजाइन स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट करता हूं, यानी कि PD से रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि ये सॉलिड प्लेट है। और ये जो होल वाली प्लेट है जो आपके रिविट से क्या है, अफेक्टेड है, तो इसको मैं PS से रिप्रेजेंट करता हूँ। PS का मतलब क्या निकल गया आपके पास यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट जॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो यहाँ पे PS क्या है सर मेरे पास, ये है B माइनस डी इंटू T इंटू सिग्मा AT। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और उसी तरह से सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ देखना चाहूँ PD, तो PD कितना है सर, B इंटू T इंटू सिग्मा AT मल्टीप्लाई बाय 100।
ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ सर, टी से टी कैंसिल हो गया, सिग्मा एटी से सिग्मा एटी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो रिलेशंस बना मेरे पास वो बी माइनस डी इंटू क्या है आपके पास, इंटू तो कुछ भी नहीं है, बाय बी है, ठीक है, और इंटू 100 है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, उसने उसको किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, पिच के रिस्पेक्ट में पूछा है। डी आपका एजिटेड है, डी बोले तो ग्रॉस डायमीटर यानी कि होल डायमीटर। तो अगर मैं इस विड्थ की बात करता हूं तो भी किसके अलोंग है, पिच के। तो क्या मैं यहाँ पे बी के जगह क्या डाल सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको कर सकता हूँ, दैट इज पी माइनस डी डिवाइडेड बाय पी इंटू 100। क्लियर है, यानी कि इनिशियल में तो आपका ये आंसर आया है, बट इसको पिच के कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे तो पिच आपके पास क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट के बीच का डिस्टेंस है, जो आपका विड्थ के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो देखिएगा एफिशिएंसी क्या बनी आपके पास, P माइनस डी, तो देखिएगा P माइनस डी डिवाइडेड बाय P, यानी कि B आपका क्या हो गया सर, राइट आंसर हो गया है। P माइनस डी डिवाइड बाय P बोलो या B माइनस डी डिवाइड बाय B बोलो। तो यही क्वेश्चन इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में विड्थ के रिस्पेक्ट में पूछा है, और एसएससी जेईई में यही क्वेश्चन आपका पिच के लॉन्ग पूछा गया है। क्लियर है, तो दोनों आप आंसर बता सकते हैं। क्लियर है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट शैल नॉट बी लेस देन। देखिएगा यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का केस था, ठीक है। जब हम बात कर रहे थे पहले क्वेश्चंस में, तो वहां पर हमने बात किया था मैक्सिमम पिच की, और मैक्सिमम पिच भी कब, जब आपका जो सेक्शन था वो ऐसे टेक रिवेटिंग था, ठीक है। बट आज टेक रिवेटिंग नहीं है, तो इस कंडीशन में मेरा जो मिनिमम पिच क्राइटेरिया होगा, एक था बस हमारे पास, यहाँ पे याद रखना, एक मिनिमम पिच होता है और एक मिनिमम एज डिस्टेंस होता है, मिनिमम एज होता है। इसको मैं पी मिनिमम लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं, और इसको सर मैं ई मिनिमम लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, ठीक है। जो ई मिनिमम होगा आपके पास वो क्या होगा सर, 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया होगा। क्या होगा सर, 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया होगा। अगर मैं ई मिनिमम की बात करता हूं तो ये 1.5 टाइम्स ऑफ होल डाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इनको दोनों को लिखना चाहूँ कि पाई का मतलब क्या है और डी का मतलब सर यहाँ पे क्या है, पाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर आपके पास यहाँ पर, नॉमिनल डाया, नॉमिनल डाया बोलो या फिर आप शैंक डाया भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर डी की बात करता हूं तो डी क्या आपके पास, होल डाया, इसको आप होल डाया भी बोल सकते हैं, और इसी को सर आप ग्रॉस डाया भी बोल सकते हैं। क्लियर है, तो आज यही तो पूछा है कि मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट शैल बी लेस देन 1.5 डी। देखिएगा 1.5 डी ये किसका क्राइटेरिया है सर आपके पास, ई मिनिमम का क्राइटेरिया है, एज डिस्टेंस का, और 2.5 डी। अब देखिएगा डी इसको क्या रिप्रेजेंट किया गया है, ग्रॉस डायामीटर रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा उसने ग्रॉस डाया की जगह यहाँ पर या तो डी डैश होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ग्रॉस डाया की जगह डी डैश होना चाहिए था। क्लियर है, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास पिच जो मिनिमम रहेगा वो 2.5 का नॉमिनल डाया रहेगा। तो 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया मतलब 2.5 डी। यहाँ पे डी, अगर वो डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉमिनल डाया को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉमिनल डाया को। तो डी डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, वो आपके ग्रॉस डाया को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे डी डैश होगा भाई, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा सर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पे हम मैक्सिमम पिच का क्राइटेरिया भी देख ही लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम पिच इन केस ऑफ टेंशन, हम टेंशन में देखना है, और इन केस ऑफ कंप्रेशन देखना है। ठीक है, दोनों के केस में हम बात करेंगे। टेंशन के केस में हम बात करेंगे तो जो पी मैक्स होता है आपके पास, वो आपके मैक्सिमम होता है किसका सर, 16T और आपके पास 200 mm का। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कंप्रेशन के केस में, मैक्सिमम जो होता है आपके पास वो मैक्सिमम रहता है किसका सर, 12T और हमारे पास 200 mm का। क्लियर है, T क्या है आपके पास, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, T क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट।
ठीक है, तो दोनों ही केस क्या हो गए यहाँ पर, ये भी आपके ओके हो गए हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि मिनिमम पिच ऑफ रिवेट शुड नॉट बी लेस देन हाउ मेनी ग्रॉस डायमीटर, 2 टाइम्स 2.5 टाइम्स। तो आपके पास क्या होगा सर 2.5 टाइम्स, क्या होगा सर, ये हो जाएगा सर 2.5 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस द साइज ऑफ एस इज कनेक्टेड। तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस की, तो ये क्या होता है सर K इंटू एस होता है, जहाँ पे S क्या है सर आपके पास साइज ऑफ द वेल्ड है, K क्या है सर मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट फैक्टर है, ये क्या है कांस्टेंट फैक्टर है। ठीक है, जो किस पे डिपेंड करता है सर, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेज पे डिपेंड करता है। किस पे करता है सर, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेज पे करता है। ठीक है, और S क्या है सर हमारे पास, तो S है सर साइज ऑफ वेल्ड है। ठीक है, और T क्या है आपके पास, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस है, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज मैं दिखा देता हूँ फिर से आपके पास, काफी इंपॉर्टेंट है वैल्यूज। पहले आएगा आपके पास दैट इज एंगल बिटवीन फ्यूजन फेज, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेज, और वहां पे आपके पास K की वैल्यू। ठीक है, जब हमारे पास क्या हो 60 डिग्री से लेकर आपके पास 90 डिग्री हो, 91 से आपके पास 100 डिग्री हो, 101 डिग्री से 106 डिग्री हो, और 107 डिग्री से 113 डिग्री हो, और लास्ट में है आपके पास 114 डिग्री से 120 डिग्री हो। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी रहेगी K की वैल्यू सर 0.707 रहेगी, यहाँ पे 0.65 रहेगी, 0.60 रहेगी, 0.55 रहेगी और 0.50 रहेगी। तो एंगल बिटवीन फ्यूजन फेज को मैं थीटा लिखता हूँ। तो इस कंडीशन में जो आपका एंगल रहता है वो एंगल किसके बीच में रहता है, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच में रहता है, जहाँ पे जो थीटा मिनिमम जो रहता है आपके पास, थीटा मिनिमम कितना रहता है सर हमारे पास, वो रहता है 60 डिग्री, और थीटा मैक्सिमम आपके पास कितना रहता है सर, वो रहता है सर आपके पास 120 डिग्री रहता है। क्लियर है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास थ्रोट थिकनेस क्या होता है K इंटू एस, थ्रोट थिकनेस होता है आपका C इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी। जो आपके पास बोल्ट्स होते हैं मोस्टली क्या कैरी करते हैं आपके पास, वो कैरी करते हैं ओनली एक्सियल। तो लिखिएगा बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी, बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी, सुटेबल टू कैरी only axial tension, only axial tension। क्लियर है, और जो बोल्ट्स आपके फेल हो सकते हैं, बोल्ट्स में भी फेल, बोल्ट्स में भी फेल जो हो सकते हैं वो किस में हो सकते हैं आपके, वो सर शेयर में फेल हो सकते हैं, वो आपके सर बेरिंग में फेल हो सकते हैं, और आपके वो टेंशन में फेल हो सकते हैं। PS हो गया आपका शेयरिंग में फेल हो सकते हैं, B हो गया है बेरिंग में फेल हो सकते हैं, और T हो गया आपके पास सर टेंशन में फेल हो सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ गया सर आपके पास, C इज द राइट आंसर आ गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि फॉर ए रिवेट 36 mm डायमीटर। देखिएगा आपके रिवेट का डाया दिया है, नॉमिनल डाया आपके पास कितना दे दिया है 36 mm दिया है। अगर नॉमिनल डाया लेस देन इक्वल टू 25 mm हो तो उस कंडीशंस में मेरे पास D क्या बन जाएगा, पाई प्लस 1.5 mm बन जाएगा। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करोगे ठीक है, तो पाई कितना है 36 है प्लस 1.5, सॉरी 36 मतलब ये तो बड़ा हो गया ना भाई 25 है तो mm। बट अगर सर आपका क्या होगा सर पाई मोर देन 25 mm होगा तो उस कंडीशंस में मेरे पास जो D बन जाएगा वो पाई प्लस 2.0 mm बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पाई कितना है सर 36 प्लस 2 mm। ठीक है, ये भी 36 mm में है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर आपका आंसर 38 mm आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 38 mm। तो आपका आंसर क्या हो गया है सर, सी हो गया है। क्लियर है, ये दो इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई विद द परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेस टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बेरिंग। तो देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं आपके रिवेट की, रिवेट जो मे बी फेल इन, और रिवेट किस किस में फेल हो सकता है आपका सर, देखिएगा रिवेट जो फेल हो सकता है आपका शेयर में फेल हो सकता है, आपका बेरिंग में फेल हो सकता है मेनली, और आपका अगर प्लेट के साथ कनेक्ट है तो ऑब्वियसली बात है वहां पर आपका टेयरिंग भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सर शेयरिंग में फेल हो सकता है सर, आपका बेरिंग में फेल हो सकता है, और आपका सर टेयरिंग में फेल हो सकता है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये उठता है सर कि जब आपका किस में कर रहा है, आपका सपोज करो आपका शेयरिंग में आ रहा है, तो हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालना पड़ेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट कैसे निकलता है आपके पास, देखिएगा जो भी एरिया आएगा, जैसे पहले हम क्या करते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिवेट है इनटू कितने नंबर ऑफ शेयर है इनटू एरिया। एरिया क्या था सर, π/4 d स्क्वायर इनटू परमिसिबल शेयर स्ट्रेस दैट इज टाउ VF। कुछ इसी तरह से करते थे, यस सर। तो मानो आपके पास आज नंबर ऑफ शेयर भी एक ही है और आपके पास रिवेट भी एक ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, π/4 d स्क्वायर इनटू टाउ VF हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस क्या बोला है, क्वेश्चंस बोला है कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई बाय परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बेरिंग, कि आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है वहां पर। तो देखिएगा जिसके साथ परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेस, तो ये तो है आपके पास परमिसिबल शेयर स्ट्रेंथ, बट अगर हम बात करते हैं किसकी, आपके बेरिंग की, शेयर स्ट्रेंथ इन बेरिंग या बेरिंग स्ट्रेंथ इन रिवेट भी लिख सकते हैं, सॉरी शेयर नहीं आएगा, बेरिंग स्ट्रेंथ इन रिवेट, बेरिंग स्ट्रेंथ इन रिवेट की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, देखिएगा बेरिंग स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी हमारे पास, सिंपल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपका डी होगा आपके पास होल्ड आया, उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इनटू सिग्मा AT आ जाएगा आपके पास। क्लियर है, कुछ इसी तरह से सिग्मा AT की जगह हम परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेस, तो बेरिंग स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट करता हूं सर, BR से रिप्रेजेंट करता हूं। तो जब हम बात कर रहे हैं आपके बेरिंग स्ट्रेंथ इन रिवेट की, तो उस कंडीशंस में आपको सिग्मा BR को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, उसके एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया क्या है आपके पास, D इंटू T, D क्या है और आपके पास सर T क्या है। अब D क्या है हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पर D है सर होल डाया ऑफ रिवेट, तो यहाँ हम लिख सकते हैं होल डाया ऑफ रिवेट है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं इस T की, तो T क्या है आपके पास, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है। T क्या है सर, दैट इज थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। क्लियर है। तो आज तो बोला गया है कि जब आप क्या करते हैं, कर रहे हैं कैलकुलेट बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो बेरिंग स्ट्रेस होता है आपके पास, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है D इंटू T यानी कि DT से। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर D इसका राइट आंसर हो गया है। तो इस तरह से जो हमने कनेक्शंस का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कवर किया है, जहाँ पर हमने टोटली 18 to 19 क्वेश्चंस को कवर किया है डियर। आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, क्योंकि इस पार्ट का काफी हेल्प मिलेगी आपको तब जब आप सेकंड पार्ट कवर करेंगे। जब तक हम आपको सेकंड पार्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं, तब तक आप पहले पार्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कीजिए।